जैन साथियों, जैसा आपको पता होगा कि हमने आपके एनसीईआरटी साइंस का एक सीरीज चला रखे हैं। तो एनसीईआरटी आपका एक साइंस का सीरीज चला रखे हैं। तो इसी एनसीईआरटी का आपका आज हम तीसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3rd से लेकर 5th तक, यानी आपका तीसरा से 5वां चैप्टर को आज देखने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, क्लास 10th का कंप्लीट करवा चुके हैं आपको साइंस, और क्लास 9th का आपका चैप्टर 1 और 2 आपको पहले से हम करवा रखे हैं। ये मेरा तीसरा क्लास है एनसीईआरटी साइंस का। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 3rd का है, जो आपका लास्ट में पॉइंट रहता है कि इससे क्या सीखे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट आपका है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है या द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहते हैं, आप कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 ले लो H2O, ठीक है। तो देखो, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या प्रोडक्ट है। तो हमेशा रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है, बराबर ही होता है, इसलिए कहते हैं उसको ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। तो पहला आपका सही है। सेकेंड पॉइंट है कि एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी शुद्ध रासायनिक यौगिक में क्या होते हैं, तत्व का द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। जैसे आपका H2O है, तो इसमें क्या है, इसमें आप बताओ कि हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना है, आर्गेनिक 16 ग्राम है। इसका रेशियो देखेंगे तो 1:8 आएगा। तो ये क्या है, ये अनुपात क्या है, तो एक निश्चित अनुपात में है, ठीक है। यही कह रहा है आपका कि शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में होते हैं, और इसी निश्चित अनुपात इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, यानी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अणु किसी तत्व या अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। देखो, परमाणु और अणु में क्या अंतर है। यहाँ क्या था आपका, यहाँ परमाणु के बारे में बता रहा था कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, यानी सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सभी गुणधर्म होते हैं। अगला देखो क्या है, अणु है, ठीक है। अणु किसे कहते हैं, तो किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशा में स्वतंत्र रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अगला आपका है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटकों तत्वों के संयोजन करने वाले सभी तत्वों की परमाणु की संख्या को दर्शाते हैं। अगला है कि परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। अगला पॉइंट है, अनावश्यक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व के संयोजकता द्वारा निर्धारित होता है। आगे हम बताएंगे कैसे हम रासायनिक सूत्र निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी आपको आगे बताने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। अगला है कि आयनिक यौगिक में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, आणविक यौगिक क्या कर रहा है, आणविक यौगिक में रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं, तो संयोजकता के द्वारा। और जिसमें आयंस होते हैं उसमें कैसे निकालते हैं, तो उसके आवेश के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, ठीक है। एनसीईआरटी के उदाहरण था आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, और क्लोरीन क्या होता है आपका, Cl होता है। अब कह हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है, 1 होता है, और क्लोरीन का भी कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करते हैं, इसका संयुक्ता इसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन का आ जाएगा किसके पास, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, आपको यहाँ भी 1 ही है और इसका भी संयुक्ता 1 ही है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, सीधे आप कह सकते हैं HCl हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की संयुक्ता आपका एक ही है, ठीक है, इसीलिए आपका HCl यहाँ से आपको आ जाएगा। अगला देखो क्या है, अगला आपका है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे निकालेंगे, तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है,
सल्फर कितना होता है, क्या होता है, S होता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, सल्फर कितना होता है, 2 होता है। तो जब हम लोग सूत्र निकालते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये 2 आपका S के पास चला जाएगा, यहाँ से हम कर सकते क्या होगा, S2 हो जाएगा, और S के पास 1 ही है तो आपका S हो जाएगा। तो H2S ये किसका सूत्र है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे सूत्र निकालते हैं तो आप वैलेंस के इलेक्ट्रॉन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला सूत्र देखते हैं आपका। अगला है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है, और क्लोरीन का क्या होता है आपका, Cl होता है। क्या होता है, क्लोरीन का Cl होता है। अब एक चीज बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का आपका 17 होता है। तो 2 8 2 10 है, यहाँ कितना है, 7 है। देखो तो कार्बन का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन कितना होता है, 4 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है। क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है, 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका हमको सूत्र निकालना क्या होगा, ये क्लोरीन जो आपका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास, और जो क्लोरीन का है वो चला जाएगा किस पास, कार्बन के पास। तो कार्बन के पास 1 है, ठीक है, 1 ही रहेगा, C के पास 1, लेकिन क्लोरीन के पास कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा। तो CCl4, CCl4 ये किसका सूत्र है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, ठीक है। तो आप किसी का भी सूत्र आप निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे अब इस चैप्टर से आपका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि किन 2 वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ना अंतवा अल लेविजिए और जोसेफ एल फ्रॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। हालांकि ऐसे प्रश्न आपका अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लेविजिए और एल फ्रॉस्ट ने रासायनिक संयोजन में कौन से नियम स्थापित किए थे। अभी जो पढ़े थे ना कि रासायनिक संयोजन कौन दिया है, इसी वैज्ञानिक का नाम आया था। तो अब ये कह रहा है कि यह वैज्ञानिक जो है रासायनिक संयोजन का जो सिद्धांत दिया वो किस नियम पर आधारित है, ठीक है। देखो ये दिया आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर और आपका स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, 1 और 2 दोनों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पूरे क्लास को देखिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, न उसमें द्रव्यमान का सृजन होता है, ठीक है, न ही इसमें आपका द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही इसमें द्रव्यमान का विन्यास होता है। यानी द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर आपको बताए थे H2 + O2 आप ले लो एग्जाम्पल, तो H2 बनता है, ठीक है। ये क्या आपका, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो दोनों साइड का द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पर बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ न तो द्रव्यमान क्रिएट हुआ, ठीक है, और न ही विन्यास हुआ यानी समाप्त हुआ। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 1 और 2 दोनों। क्या होगा, सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 है कि यौगिक जल यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। देखो H2O है, तो H2O में आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और एक का 1 का नाम होता है, तो टोटल 2 होगा। और ऑक्सीजन कितना, आदमी 16 होता है। तो इसका आप अनुपात करेंगे तो क्या आएगा, आप अनुपात करेंगे क्या आएगा, तो 2 × 8 = 16, आपका आएगा 1:8 आएगा, 1:8 आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 1:8। अगला क्वेश्चन देखो क्या आपका, अगला क्वेश्चन है यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो निश्चित अनुपात में होते हैं, पहले आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियम पर आधारित था। ये था आपका रासायनिक संयोजन के नियम पर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी। ये आपका प्रश्न आया था इस बार 17वें बीपीएससी में, ठीक है। अब देखो प्रश्न यही है, भाषा आपका चेंज है, प्रश्न यही है, भाषा चेंज है। कह रहा है निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी। पहला, परमाणु को द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं,
ये कहा था। यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या निश्चित होते हैं, ठीक है, स्थिर अनुपात का सिद्धांत भी दिया था। फिर कर आपका परमाणु न तो सृजित होते हैं न ही विन्यास होते, ठीक है, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। ये तीनों है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसी पर प्रश्न आया था आपका 17वें बीपीएससी में, ठीक है। भाषा आपका चेंज था लेकिन क्वेश्चन वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सभी द्रव्यों यानी पदार्थ, ठीक है, के रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? यानी सभी पदार्थ के हम रचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नामों और उसके अक्षरों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अरे कौन सा वैज्ञानिक जो है वो तत्वों का प्रतीक दिया है, ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक है? तो याद रखना ये है आपका वर्जिलियस, ऑप्शन बी होगा, वर्जिलियस। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा कि आईयूपीएसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप नाम लिखे होंगे आईयूपीएसी नेम, ठीक है, इसका जैसे आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ये आप लोग क्लास 11th में लिखे होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कह रहा आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के प्रतीकों को कैसे लिखते हैं? ये तो सिंपल है, देखो पहला लेटर में कैपिटल लिखते हैं, दूसरा स्मॉल लिखते हैं ना, कैल्शियम पे सी होता है, ठीक है, आप देखे होंगे। मैग्नीशियम क्या होता है, एम कैपिटल में, स्मॉल में जी होता है। तब फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल होता है, तो पहला अक्षर बड़े में, दूसरा अक्षर छोटे में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर आपका किस रूप में कार्बन 14 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मानक परमाणु का द्रव्यमानिक है, ठीक है, इसको हम एयू में लिखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन 7 14 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है कि अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? अब अगर अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परमाणु की परमाणुकता, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होती है? सभी धातु की, देखो तो सभी धातु को होता है आपका एक परमाणुकता होता है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के परमाणु जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं? किस प्रकार के परमाणु, देखो तो एक तरह के भी होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका H2 है, हाँ, और आपका H2 है, तो H2 में केवल हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, आपका ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व को क्या कहलाती है? तो उस तत्व की संयुक्ता कहलाती है, वैलेंसी, क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक सूत्र लिखते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, धातु के बाईं ओर आयंस के कोष्ठ में लिखते हैं, ठीक है, परमाणुक आयन के आयंस को कोष्ठ में लिखते हैं। ये तो आप कभी भी किए होंगे, जैसे आपका H2 + O2 है, इसको आपको क्या करना है? वैलेंस करना है, ठीक है। क्या करेंगे? देखो हाइड्रोजन इस कितना है? 2 है, इस भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ पर एक ही है, आप आगे 2 लगा दो, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दो, ये आपका क्या हो गया? वैलेंस हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? देखो संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे आपका H2O है, इसका आप जब मास निकालते क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन का आप अलग से निकालते हैं, ठीक है। जैसे 2 ग्राम ऑक्सीजन का और 16, तो कितना में बोलते हैं उसको? 18, ठीक है। कैसे निकालते हैं? तो जितने भी संगठक होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं, उन सभी के द्रव्यमानों को योग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है?
ये आपको याद होगा, ये आप क्लास से 11th में पढ़े होंगे। 6.022 गुने 10⁻23 होता है। ये इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये 1 मोल के बराबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कब मोल शब्द का प्रस्तावित किया था, यानी कौन सा वैज्ञानिक और कब मोल जो शब्द है उसको दिया था। आपका ऑप्शन ए होगा विल्हेम ओस्टोवाल्ड सन 1896। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, मोल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, 2-3 तरीका है। एक तो होता है कि आपका जो मास दिया गया है, ठीक है, दिया गया अमाउंट, ठीक है, जो आपको मास दिया गया मास बटे मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देंगे तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल आएगा। एक और तरीका होता है कि दिए गए कणों की संख्या, कितना कण दिया है, बटे एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो n/n कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ए सही है और सी सही है, ए सही है और सी सही है। ऑप्शन डी होगा, 1 है 3 दोनों। अगला आपका है कि परमाणु की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। अब देखो परमाणु संख्या आपका रहा है तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाड्रो नंबर। आप मान लो, देखो एक सेकेंड, जैसे आपको नंबर ऑफ संख्या निकालना है, क्या करना है, तो देखो दिए गए मास बटे मोलर मास को कैपिटल में लिखो इनटू Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। यहाँ से आप नंबर ऑफ संख्या निकाल सकते हो। ऑप्शन क्या होगा, आपका ए होगा। आपका अगला है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आपको पता होगा किसने किया है, तो जे थॉमसन ने किया। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो गोल्डस्टीन ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसे होता है, तो बराबर होता है, सॉरी बराबर तो होता है लेकिन विपरीत भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर -e और प्रोटॉन पर प्लस में होता है, ठीक है। तो आपका लेकिन बराबर होता है लेकिन विपरीत भी होता है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटॉन परमाणु के भाग होते हैं, भीतरी भाग होती है, बाहरी भाग होते हैं। देखो ये आपका परमाणु है, ठीक है, ये आपका परमाणु है। इसके अंदर में आपका, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ही आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे टाइम में, तो इसके अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को तो मास नंबर बोलते हैं। तो क्या होगा, भीतरी भाग। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं, तो अभी आपको बताए थे कि इसके अंदर होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन ए होगा। इसका अगला क्वेश्चन आपका है कि किन आवेशों को आसानी से परमाणु के बाहर निकाला जा सकता है। देखो ध्यान रखना, न्यूक्लियस में जो है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जा सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के कारण से ही कोई भी बॉन्ड बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन क्या है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, ये दिया था आपका जे थॉमसन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या आपका कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिणाम होते हैं, तो परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। अब मतलब कोई भी परमाणु में क्या है कि प्रोटॉन जितना है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर आप जानते हैं कि मान लो कि इस पर चार्ज है आपका +2 ही, और इलेक्ट्रॉन पर रहेगा -2 ही, तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यही न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये होगा उदासीन। आपका अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया था, तो देखो सोने की पत्ती, ठीक है। आपका ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती पर कैसे कणों को टकराया था, तो अल्फा कणों को टकराया था, ठीक है। कैसे कणों को टकराया था, अल्फा कणों को टकराया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण कैसे होते हैं, तो हीलियम +2 को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं।
हीलियम +2, तो द्विआवेशित हीलियम कण, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले हैं? अल्फा कण के प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले हैं? ठीक है, कौन से परिणाम मिले हैं? देखो, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, सही है। कुछ अल्फा कण छोटे कणों से, कुछ अल्फा कण छोटे कण से विक्षेपित हुए हैं, ये भी सही है। एक कण वापस आ गया है। ये सारा जो प्रैक्टिकल है कौन किया था? जे टॉमसन ने किया था। ठीक है, ये सारा चीज़ देखा गया है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है, नाभिक किसे कहते हैं? तो नाभिक किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे, ये आपका कोई भी एटम है उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। इस न्यूक्लियस पर चार्ज कैसे रहेगा? प्लस ही रहेगा। तो कौन सा होगा? परमाणु का धनावेशित केंद्र। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 आपका है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या थी? यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी कमी थी? तो इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि नील बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह कक्षा कैसी है? ठीक है, उसके अनुसार, किसके अनुसार? नील बोर्ड के अनुसार आपको कह रहा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, विविक्त। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को क्या कहते हैं? अब देखो, ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को क्या कहते हैं? तो उच्च स्तर का ऊर्जा उसमें होता है। ठीक है, क्या होते हैं? उच्च स्तर का उसमें ऊर्जा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला है कि ऊर्जा स्तर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो, K-L-M-N से भी करते हैं और आप देखना 1 2 3 4 से भी करते हैं। ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को जे टॉमसन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है न्यूट्रॉन पर कैसे आवेश होता है? तो देखो, न्यूट्रॉन पर क्या, न्यूट्रॉन माना इस पर चार्ज 0 होता है, तो क्या होगा? ये आपका होगा अनावेशित। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं? देखो, न्यूट्रॉन जो आपका है वो द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान में। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग कह सकते हैं नगण्य होता है, 0 होता है, कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। आपका अगला क्वेश्चन है परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? देखो, किसी परमाणु में वो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो आप बताए थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस में होता है वही क्या होता है? आपका द्रव्यमान संख्या होते हैं। तो आपको कहेगा मास नंबर बराबर, ठीक है, मास नंबर बराबर लिख देना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का गुणनफल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ए होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है कि न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? तो आपको बताए थे न्यूक्लियस का अंदर रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का अंदर वाले अंदर नहीं, कक्ष में होगा ना, नाभिक में, न्यूक्लियस में रहता है। ऑप्शन ए होगा। 8 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 9 है कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका 2n²। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पहला में आपका 2 होता है मैक्सिमम। ठीक है, 1s2। ऑप्शन ए होगा। अगला आपका है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बाहरी कोष में कितने होते हैं? तो बाहरी जो आपका कक्षा होते हैं, ठीक है, आउटर ऑर्बिट होते हैं, उसमें आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष को अष्टक कहते हैं? यानी 8 इलेक्ट्रॉन वाले को अष्टक पूरा है। आपका अगला है कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं?
देखो अष्टक प्राप्त करने क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है, कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला है कि जिन तत्वों के ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका है जिन तत्वों के परमाणु के वैक्यूम कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं उनकी संयुक्तता कितनी होती है। अब देखो बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन फुल फिल है, जब इलेक्ट्रॉन फुल फिल रहेगा इसमें 8 का 8 फुल फिल आपका, इसका मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, संयुक्तता क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि परमाणु की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी भी एटम, ध्यान रखना किसी भी एटम आपका जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। मास नंबर के तो मास नंबर बोले तो आपको क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। ठीक है, दोनों याद रखना। अगला आपका है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। अभी उसी क्वेश्चन को उल्टा करके यहाँ पूछ दिया है। ठीक है, क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपका अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है कोशिका। देखो इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने किया था, कब 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया है। अब देखो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का खोज किसने किया है, तो क्या कहेंगे, रॉबर्ट हुक ने किया है। लेकिन कहेगा आपको कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया सबसे पहले, तो ल्यूवेनहॉक होगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न में आप कंफ्यूजन नहीं करना है। कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका खोज सबसे पहले किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, बस याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। इन 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ध्यान रखना केंद्रक का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। जे पुरकेंजे ने 1839 में कोशिका में उपस्थित तरल जैव पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। यानी यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो जे पुरकेंजे ने किया था। क्या कहेंगे, जे पुरकेंजे ने किया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर आगे आपका है, यहाँ से अभी तक 4 प्रश्न बन गया है। आगे आपका है कि दो जीव वैज्ञानिक एम स्लेडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है, स्लेडन एंड स्वान ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ सभी 5 प्रश्न हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। यही प्रश्न आपका आया था इस बार 7वीं बीपीएससी में। ठीक है, अब देखो कहेंगे इतना सिंपल आया हुआ था, आप जाकर देख लीजिए। उसमें पूछा हुआ था कि जीवन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इतना सिंपल पूछा था। ठीक है, आगे आपका है विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना बहुत से अंगों की समझना संभव हो सका। यहाँ आपका 4-5 प्रश्न था जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट आपका है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये प्रश्न आया था आपका 17वीं में। फिर आपका कह रहा है कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। याद रखना आपको, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है। अगला आपका है कि कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण से नियमित करता है। अगला है पादप
पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति को सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखना आपका, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर आपका यानी सेलुलोज की बनी हुई एक कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, ये भी प्रश्न यूपीएससी पूछा हुआ कि सेलुलोज किसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अगर आपका है कि पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प प्रसारण दाबी घोल के माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती है। अगला है यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होती है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया का निर्देशित करता है। आगे देखते हैं। अगला आपका है ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पाद सतह के रूप में कार्य करते हैं। अगला है गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थ का संचलन, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। गोल्जी का बॉडी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि अधिकांश पादप कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में, और इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। अगला है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं कौन? क्लोरोफिल। अगला है कि ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अगला है अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और अवशिष्ट पदार्थ को सहित महत्वपूर्ण पदार्थ का संचय करती है। अगला है प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। अगला है जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिका विभाजित होती रहती है। जीवधारी में क्या होते हैं? कोशिका का विभाजन होते रहते हैं वृद्धि के लिए। अब इससे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं एक कोशिकीय और दूसरा होते हैं अनेक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, दो ही प्रकार होता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। ऑप्शन 2 होगा। अगला आपका है कि बहुकोशिका में जीव कौन से होते हैं? देखो, तो कुछ आपका पादप भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है, कह रहा है किस वैज्ञानिक ने क्वेश्चन आपका है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्र का पता लगाया? पहले आपको बता चुके हैं कौन लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो स्लाइडर एंड स्वान ने। ये भी हम लोग देखे हैं, तो ए और बी दोनों होगा। स्लाइडर एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला आपका है कि एक कोशिका अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती है? एक कोशिकीय अमीबा में कोशिका कैसे होते हैं? क्या होगा आपका? तो आकार बदलती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है कि श्रम विभाजन किन जीवों में होता है? श्रम विभाजन किन जीवों में होता है? ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव में। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आपका अगला है कि कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। सजीव की मूलभूत क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, यानी सजीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो ऑप्शन सी हुआ, ए एंड बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोशिका में कौन से गुण होते हैं? प्रत्येक कोशिकाओं में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो उसमें क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, केंद्रक होते हैं और कोशिका द्रव होते हैं। ऑप्शन डी होगा, सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, वही आपको पूछे किसमें? पादप में। तो पादप में क्या जगह बाहरी जी को? तो हम कोशिका भित्ति कहेंगे, क्योंकि कोशिका भित्ति आपका ये केवल पादप में होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो वर्णात्मक पराग में।
अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा जा सकती है। ये आपका देखिए विसरण के द्वारा जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन आपका 15 क्या होगा, विसरण बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है, यानी किधर से किधर विसरण होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होते हैं, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा ही हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे। तो ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण विलयन। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जब कोशिकाओं के जल की सांद्रता बाह्य जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समप्रसारी विलयन। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि यदि कोशिकाओं के बाहर वाला विलयन अंदर के विलयन से अधिक सांद्र हो तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अति परासरण विलयन। ऑप्शन ए होगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 से आगे, ठीक है। चैप्टर 5 से आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।